एक बड़ी खबर सामने आई है और ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जिस दौर में नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा था, यानी साल 2014 के आसपास, उस समय विपक्ष के कई नेता राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने से भी बचते थे। उस दौर में ये आम धारणा थी, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई नेता सोनिया गांधी से मिलना तो चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी से नहीं। ये बातें उस वक्त खुलेआम कही लिखी जाती थीं। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। समय के साथ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। अब राहुल गांधी पूरे देश में एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान विपक्ष के मंचों से साफ-साफ किया जा रहा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर पर भी चर्चा करेंगे, जहां चंद्रबाबू नायडू मुश्किल में फंसे दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी आपस में सीधी बातचीत करते हैं और इसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक अहम कड़ी हैं। लेकिन अब वो महज अटकलें रह गई हैं। असली वक्त अब है विपक्ष के लिए जमीन पर खुद को साबित करने का। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी दलों के नेताओं का बड़ा मंच तैयार हुआ। लगभग 20 प्रमुख नेता वहां मौजूद रहे और वहीं से एक नाम सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी दो बड़ी खबरें हैं। पहला, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान। दूसरा, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार तय होना। अब सवाल ये है कि क्या ये सब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, या फिर बीजेपी अभी भी अपने पास राजनीतिक रणनीतियों के तीर रखे हुए है और हालात को आसानी से संभाल लेगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के नवादा में वोट अधिकार यात्रा पर निकले। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंक देंगे और जब भी अगला लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी अब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात विपक्षी मंचों से खुलेआम कही जा रही है। जबकि एक दौर था जब राहुल गांधी को गंभीर नेता मानने से भी लोग हिचकते थे। राहुल गांधी को पप्पू कहने में केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के कुछ नेता भी जिम्मेदार रहे। उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो वो गंभीर राजनीति करने वाली व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन हालात बदले हैं। आज राहुल गांधी को नज़रअंदाज करके न तो इंडिया गठबंधन की कल्पना की जा सकती है और न ही कांग्रेस पार्टी की। अब राहुल गांधी को माइनस करके विपक्ष की राजनीति संभव नहीं है। इस बीच कई वरिष्ठ नेताओं ने भी राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया। फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक मंच से उन्हें भावी प्रधानमंत्री कहा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया और कहा कि देश उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। शिवसेना के नेता संजय राउत पहले से ही उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा मानते आए हैं। सड़क पर लगातार जनता के बीच काम करने की वजह से राहुल गांधी ने खुद को एक स्थापित नेता के तौर पर पेश किया है। इसी कारण अब उनके नाम के साथ प्रधानमंत्री पद की चर्चा जुड़ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर टिके रह पाएंगे। बीजेपी के भीतर अब एक गुट खुलकर उभर रहा है जो मोदी और गुजरात लॉबी को किनारे करना चाहता है। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी और आरएसएस का रुख भी ध्यान देने लायक है। बीजेपी और आरएसएस इस वक्त एक त्रिकोण बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तीनों पर आरएसएस की पकड़ हो। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू पहले से ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने तमिलनाडु से राधा कृष्णन का नाम आगे बढ़ाया है, जो पूरी तरह आरएसएस से जुड़े हैं। बीजेपी को पिछली बार जगदीप धनखड़ से निराशा हुई थी, इसलिए इस बार उन्होंने खालिस आरएसएस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ही चुना है। इधर विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी ने राधाकृष्णन को इसलिए चुना क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं। उनका मानना था कि इससे डीएमके को दबाव में लाया जा सकेगा। लेकिन विपक्ष का कदम और चौंकाने वाला है। तमिलनाडु की राजनीति में स्टालिन मजबूत स्थिति में है और आरएसएस का वहां खुला विरोध है। मोदी गो बैक जैसे नारे वहां आम हैं। ऐसे में डीएमके कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। राजनीति में रणनीति ये होती है कि जो आपके पास है उसे बचाने के साथ साथ जो नहीं है उसे अपने खेमे में लाने की कोशिश की जाए।
यही वजह है कि विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने रखकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति को भी प्रभावित कर दिया है। अब बात करते हैं गणित की, यानी नंबर गेम की। लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, राज्यसभा में 240, यानी कुल 782 सांसद वोट डालेंगे। बहुमत के लिए चाहिए 391 वोट। एनडीए के पास हैं 422 सांसद, यानी बहुमत से 31 ज्यादा। इंडिया गठबंधन के पास हैं 312 सांसद, यानी बहुमत से 79 कम। 48 सांसद ऐसे हैं जो किसी गठबंधन में नहीं हैं। अब असली दिक्कत यहां से शुरू होती है। एनडीए के जो 31 अतिरिक्त सांसद हैं, उनमें से केवल टीडीपी यानी 18 सांसद और वाईएसआरपी यानी 11 सांसद का समर्थन खिसकता है तो बीजेपी की बढ़त तुरंत खतरे में आ जाएगी, यानी मुकाबला बहुत नजदीकी हो सकता है। राजनीति में कई बार करीबी हार भी आगे की जीत का रास्ता बना देती है। फिलहाल नंबरों के हिसाब से बीजेपी मजबूत दिख रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि परसेप्शन यानी जनता और नेताओं के बीच बन रही छवि का खेल भी है। अगर विपक्ष सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में अपेक्षा से ज्यादा सांसद जुटा लेता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का खुला समर्थन और उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का ये दांव, दोनों मिलकर भारतीय राजनीति में नया माहौल बना सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये लड़ाई सिर्फ वोटों की